नमस्कार दोस्तों एक हालांकि मुझे उदास शाम का जिक्र तो नहीं करना चाहिए, लेकिन रह रह कर कुछ एक बातें जहन में उमड़ती हैं, घुमड़ती हैं और उनका उल्लेख करना पड़ता है। सुबह सुबह जब भी कोहरा फैला होता है तब भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं इस धुंधलके के पीछे कुछ न कुछ तूफ़ान वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है। न जाने क्या होगा आने वाले कल में, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये सारी बातें जहन में उमड़ती हैं। लेकिन मुझे एक बार फिर से इन दिनों भीष्म सानी बलराज सानी के भाई, सिर्फ भाई होने के नाते उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान अपनी कहानियों, अपने उपन्यासों के बल पर है। और आज सुबह सुबह भीष्म सानी को उनका एक उपन्यास पढ़ते हुए अक्सर एहसास होता है कि ये उपन्यास जो है कहीं ना कहीं इतिहास जैसा है, इतिहास से मेल खाता है। और भीष्म सानी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने अगर कालखंड विशेष पर आधारित कोई उपन्यास लिखा है तो उस उपन्यास में उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया है कि उस कालखंड की आत्मा पर कोई खरोंच ना आए। ये जिक्र मैं उसी उपन्यास का कर रहा हूँ। इस उपन्यास में एक जगह वो 15 अगस्त 1947 की बात याद करते हैं। उनका एक पात्र याद करता है। वो पात्र एक तरफ खड़ा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है। और उस दिन मित्रों, इत्तेफाक से अमृतसर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रुकती है और पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेन जो भी आती है, वो उन दिनों में ये था कि जो भी ट्रेन आएगी वो उसमें भीड़ होगी, अपार छतें भरी होंगी और अंदर भी बुरी तरह से लोग ठूंसे होंगे। और न जाने किन हालात में वो लोग, बदहवास लोग, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, विलाप करते हुए और कहीं थोड़ा थोड़ा मुट्ठियाँ उठाकर कुछ अजीब से इशारे करते हुए लोग नज़र आएंगे खिड़कियों से। लेकिन उस दिन स्टेशन मास्टर चैनी सिंह नाम था उसका। ये इतिहास का एक पन्ना है जिसको उन्होंने साहित्य में कुछ संवेदनशीलता के साथ भीष्म सानी ने पिरोया है। ट्रेन रुकी, लाहौर से आई ट्रेन, और ट्रेन रुकी तो ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनते ही चैनी सिंह मुस्तैदी से उन्होंने अपनी सिर पे कैप डाली, अपना झंडा भी उठाया, झंडियाँ उठाईं और उसके बाद लपके उस प्लेटफार्म की ओर जिस प्लेटफार्म पर वो ट्रेन आनी थी। अब ट्रेन रुक गई, लेकिन उसके बाद अचानक सन्नाटा छा गया और सन्नाटे पर चैनी सिंह स्टेशन मास्टर की जो हालत थी वो बहुत ही बुरी हालत थी। बड़े परेशान थे कि ये क्या है। आज कोई भी नज़र खिड़की से कोई नहीं बाहर झांक रहा और कोई भी इशारे नहीं, कोई चीखो चिल्लाहट नहीं, किसी किस्म का कोई भी ऐसा निशान नहीं है कि वो लोग किसी भयावह जंगल से निकल कर बाहर आए हैं यात्री लोग। लेकिन जब कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी तो चन्नी सिंह ने परेशानी की हालत में और आशंकाओं से भरे हुए चेहरे से और अपने कांपते हुए हाथों से एक दरवाज़ा खोला, बिल्कुल इंजन के पीछे वाला। और दरवाज़ा खोला तो उसके होशो हवास उड़ गए कि उस दरवाजे में सिवाय कटी फटी लाशों के और कुछ भी नहीं था। और वो बिल्कुल भीतर तक हिल गया चैनी सिंह कि ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये आज़ादी का दिन है, ये बंटवारा जो है ये आज़ादी के दिन का एक सिंबल है, प्रतीक है बंटवारा जो है कि आज भारत आज़ाद हुआ है। दो खबरें साथ साथ, एक तरफ जश्न और एक तरफ त्रासदी। दोनों लम्हों को जीते हुए लोगों की दास्तान वो ट्रेन कह रही थी। और जब उसने एक बाहर आकर सारी हाँफते हुए सारे डिब्बों को एक बार तेज़ी के साथ वहाँ से देखा और भागा वो सब डिब्बों की ओर कि कहीं तो कोई नज़र आ जाए। और वो चीखता चिल्लाता हुआ चैनी सिंह स्वयं भी चीख रहा था कि अरे हिंदुस्तान आ गया है और ये हिंदू और सिख यहाँ पर एकत्र हैं, कोई भी आदमी दहशत ज़दा ना हो और आप लोग बाहर निकल आएँ।
लेकिन बाहर कौन निकले? किसी की सांस चल रही हो तो बाहर निकला जाए, वरना कौन निकलेगा? अब लाशें चल फिर नहीं सकती। और इस एहसास से छेनी सिंह सिर से पांव तक कांप गया। और उसके बाद जब वो आखिरी डिब्बे के पास पहुंचा तो वहाँ उसको मोटे मोटे अक्षरों में कि ये नेहरू और गांधी को हमारा तोहफा है, ये लिखा हुआ पाया तो वो दहशत उसके चेहरे पर और उसकी रोम रोम पर अंकित हो गई। मित्रों, कैसा होगा वह दिन, याद करें। और कैसी होगी वो आज़ादी की दोपहर जब ये झंडा उधर दिल्ली में फहराया जा रहा था, राष्ट्र के लिए संबोधन भी तत्कालीन प्रधानमंत्री दे रहे थे, और इधर चीखने वाला भी कोई शेष नहीं बचा था उस ट्रेन में। और उस ट्रेन ने मित्रों इतिहास के एक पन्ने पर रक्तम स्याही से बहुत कुछ लिख दिया, जो आज भी कभी कभी डराता है, भयावह लगता है कि ऐसी इबारत ईश्वर अल्लाह ऐसी इबारत वक्त की दीवार पर कभी ना लिखे। शुक्रिया।